हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब पहले तो हम इस चैप्टर का नाम का ऑपरेशन करेंगे, है ना। पूरा पोस्टमार्टम करके रख देंगे, पोस्टमार्टम, कि भाई इसका इनका 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 इन सब का क्या मतलब है और हमें क्यों पढ़ना है ना। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हमारा नाम है पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा, है ना, यानी कि जो दो हों, है ना, टू इन काउंट। काउंट करें तो आप उसमें दो आए, दो चीज़ें हों। ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब होता है डिग्री वन। क्या होता है? डिग्री वन। लीनियर का मतलब डिग्री वन। तो सबसे पहले मेरा नाम आया पेयर। पेयर का मतलब समझ में आ गया। दूसरा वर्ड आया है मेरे पास लीनियर, यानी कि डिग्री वन। तीसरा मेरे पास पॉइंट आया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री वन हो इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यानी कि दो अननोन वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए। मतलब इक्वेशन के अंदर आपके पास दो अननोन वैल्यूज़ हों जिसका आपको पता ना हो, है ना। तो भाई ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हों? क्या हम उसकी झलक दे सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। तो उसकी जर्नल फॉर्म, या मैं यूँ कहूँ स्टैंडर्ड फॉर्म, कैसे होती है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है या जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की, वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो बच्चों, ये जो मेरे पास ये x है और ये जो y है, इस x और y को बोलते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। और इनकी डिग्री कितनी है देखा जाए तो वन है, वन डिग्री, है ना। ये वेरिएबल है, डिग्री इनकी वन है, मैक्सिमम पावर। तो यानी कि दो वेरिएबल्स हो गए और डिग्री वन हो गई। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमने पढ़ लिया। अब पेयर क्या होता है, हम इसमें पेयर की बात क्यों पढ़ेंगे, तो ये वाली बात मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले हम इसी को पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक जो इक्वेशन होती है, ये जो इक्वेशन है, ये हमें बेसिकली क्या दे सकती है, तो इससे हमें लाइन मिल सकती है। क्या मिल सकती है? एक लाइन मिल सकती है। अगर मैं इसको ग्राफ पर डिनोट करूं तो अब इसकी शर्त क्या होती है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर मैं कहूँ कंडीशन, इसकी कंडीशन ये है कि भाई ए और बी दोनों के दोनों एक साथ, है ना, जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ए और बी एक साथ, है ना, एक साथ। मैं हिंदी में यहाँ पे लिखती हूँ आपके लिए, एक साथ, मतलब कि दोनों के दोनों एक साथ जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए। ऐसा होगा तो क्यों होगा? अगर ऐसा हुआ, मैं बताती हूँ, अगर ऐसा हुआ तो ये इक्वेशन ही नहीं बनेगी, ये एक फोर्स स्टेटमेंट हो जाएगी। जो भी आंसर आएगा वो गलत आएगा, सब पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मान लेते हैं, लेट कर लो, ए की वैल्यू क्या है आपके लिए, कोई भी नंबर बोलो, चलो वन बोल दिया, ठीक है। या मैं जीरो, जीरो ही तो माननी है। ए की वैल्यू बी मान लो, सॉरी, ए की वैल्यू जीरो मान लो, बी की वैल्यू भी जीरो मान लो, और सी की वैल्यू आप सेवन मान लो, ठीक है। ऐसी मर्जी से कुछ भी कर लिया। बोला कि अगर एक साथ जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, तो हम बताते हैं क्या हो जाएगा। आप इसमें इक्वेशन में पुट करो, तो ए की वैल्यू क्या रखनी है? जीरो। ए की वैल्यू क्या रखनी है? जीरो। इनटू में एक्स प्लस बी की वैल्यू जीरो, इनटू में वाई प्लस सी, ठीक है। अब इज इक्वल टू जीरो, मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे इसको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो, क्या
इसको 0 से मल्टीप्लाई किया, ये भी 0 हो गया। सी की वैल्यू यहाँ पे मैंने 7 रख दी, ठीक है। अब इन सबको प्लस किया तो मेरे पास क्या आ गया 7। और भाई ये तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा हमारा, है ना। तो इसीलिए यही एक कारण है जिसके लिए इन्होंने कहा है कि भाई एक साथ ए और बी की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो सकती है। मतलब कि ए 0 हो गया बी नहीं है, बी 0 हो गया ए 0 नहीं है, तो ऐसे चल जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ 0 0 होंगे तो भाई ये बहुत बड़ी गड़बड़ वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हमने कंडीशन क्या पढ़ी कि भाई एक साथ ए और बी 0 नहीं हो सकते। और हमने क्या पढ़ा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी कि भाई ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या पता चला, इससे पता चला कि x के साथ वाला a कहलाएगा, है ना। यानी कोफिशिएंट ऑफ x जो होगा, x के साथ वाला जो होगा वो यहाँ पर a होगा। ऐसे ही y के साथ वाला जो होगा वो b होगा। और जिसके साथ x भी नहीं है y भी नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट, जिसको हमने c से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। c क्या हुआ, कांस्टेंट, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होता। जिसके साथ में x वेरिएबल होगा उसको a बोलेंगे, जिसके साथ में y वेरिएबल होगा उसको b बोलेंगे। अगर ये उल्टा पुल्टा करके दे रखा हो आपको तो मतलब ये, अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दूँ, मान लो मैं इसको ऐसे आगे पीछे करके लिख दूँ, c माइनस ए एक्स प्लस बी वाई इजिकल टू 0, तो भाई जिसके साथ x होगा वो a की वैल्यू होगी, जिसके साथ y होगा वो b की वैल्यू होगी। बस बात खत्म। वैसे तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम पहले इसको क्या करें, अरेंज करके लिखें, है ना। हमारा फर्ज ये बनता है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब इसमें तो हमारा LHS और RHS इक्वल नहीं आया था, यहाँ पर इसमें RHS और LHS जो था हमारा इक्वल नहीं आया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन बच्चों वो चीज होती है, दोज वैल्यूज ऑफ x and y which satisfy the equation, ठीक है। तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, है ना। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि भाई आपका LHS अगर आप सोल्व करो तो वो हमारे RHS के इक्वल आना चाहिए। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है दोनों तरफ से बैलेंस हो जाए कि भाई इसमें मैंने वैल्यू पुट करके रखी, इधर पे रखी, मतलब सारा करके सेम सेम आना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके दिखाओ, बताते हैं भाई, एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं एक वैल्यू दे देती हूँ, क्या लिखें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैंने ये इक्वेशन ली थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में मैं ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं जिससे आंसर 6 आ जाए। तो भाई एक काम हो सकता है क्या कि भाई x की जगह पर 0 पुट कर दो और y की जगह पर 2 पुट कर दो, है ना, तो 6 आ जाएगा। कैसे, चेक करते हैं। 2 0 3 2 और यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा। मैं अपने आप से नहीं लिखूंगी, पहले सॉल्व करती हूँ। 2 0 जो 0 हो गया भाई, खत्म। 3 2 जो 6 हो गया भाई, और ये इन दोनों को प्लस करके 6 आया, और ये तो 6 था ही। तो भाई LHS और RHS आपस में इक्वल आ गए ना, तो सेटिस्फाई हो गई ना ये दोनों चीजें, है ना। तो यानी कि x और y की वो वैल्यूज जिससे आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, यानी LHS और RHS आपके इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कि 0 और 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन in two variables, that is 2x plus 3y is equal to 6। ठीक है बच्चों। अब अगर मैं कहूँ कि भाई इसमें x और y की, मतलब सॉरी a और b की वैल्यूज बताओ, तो कैसे पता चलेगा। तो भाई इसमें a की वैल्यू क्या है, जो x के साथ होता है, यानी 2,
बी की वैल्यू क्या है, जो थ्री के वाई के साथ होता है, डेट इज 3। फिर सी क्या है, जो कांस्टेंट होता है 6। तो क्या बच्चों मैं ऐसे लिख दूँ, सही है ये? नो। क्यों? क्योंकि हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है भाई, पहले एक्स वाली, फिर वाई वाली, फिर सी वाली, यानी ये भी इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा और 0। तो यानी कि सी की वैल्यू जो है माइनस में है, तो हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि इधर देख लिया ये सी हो गया चलो ठीक है, ऐसे नहीं, हमको इसको सारी को एक तरफ लेकर के आना होगा, ठीक है। बिकॉज हमारी इक्वेशन क्या कहती है, ये कहती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, सारे एक तरफ, ये एक तरफ, 0 एक तरफ, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले क्या करना होता है, हमें अरेंज करना होता है। आ गई बात समझ में? तो हमें ए बी सी ऐसे निकालना पता चला कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि सॉल्यूशन है तो क्या हुआ, सॉल्यूशन है तो क्या हुआ। तो भाई एक काम करते हैं, मुझे बताओ इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? क्या ये एक ही सॉल्यूशन है? नहीं, और भी हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, चलो देखते हैं। ये तो मैंने फर्स्ट निकाला था, फर्स्ट सॉल्यूशन निकाला। अब मैं इसका सेकंड वाला सॉल्यूशन निकालती हूँ। तो सेकंड वाला कैसे निकाल सकते हैं, देखो। अभी जैसे मान लेते हैं, इस बार मैंने x 3 पुट किया है और y जो है मैंने 0 पुट कर दिया, ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया। तब क्या होगा, पुट करके देखें, ये मैंने पुट किया है, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं आता। 6 + 3 0 तो 0, आज ही देखिए LHS और RHS इक्वल आ गया ना हमारे, है ना। तो ये तो गजब हो गया। क्या गजब हुआ कि भाई ये दोनों, ये जो दोनों हैं 3 और 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें जो इक्वेशन दी हुई थी उससे सॉल्यूशन है क्या, 3 और 0, ठीक है। ओके, क्या और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं? जी हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं, इनडेफिनेट बहुत सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। कैसे, हम बताते हैं, पहले इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हैं मैं इसका ग्राफ बना के दिखाती हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले मेरी इक्वेशन लिखी मैंने 2x + 3y, आपकी हेल्प से मैंने इक्वेशन बनाई है और थोड़ी टेबल बना देती हूँ मैं। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, सबसे पहले हमने क्या रखा था, एक्स 0 रखा था, वाई 2 रखा था, फिर हमने वाई 0 रखा था, फिर एक्स 3 रखा था, है ना। अब हम क्या करते हैं, इस ये जो मेरे को सॉल्यूशन में थे 0 और 2, 0 और 2, 3 और 0, 3 और 0, इनको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। हम लगभग लगभग इक्वल इक्वल नाप लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस का, यहाँ पे ये माइनस का, हमने ऐसे बनाया। अब पॉइंट प्लॉट करते हैं, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये रहा जी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में x पर 3 y पर 0, x पर यहाँ पे 3 और y पर 0, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर है। अब क्या करते हैं, इनको हम पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो ये जो मुझे लाइन मिली,
ये किसको रिप्रेजेंट करती है, इस वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये मेरा पॉइंट हो गया 0 एंड 2, ये मेरा पॉइंट हो गया 3 और 0। अच्छा बच्चों तो मुझे बताओ ये पॉइंट, ये जो पूरी लाइन है ये मुझे कैसे मिली है। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने इसको सबसे पहले जब मैं डिवाइड करी थी तो मैं ऐसे छोटे 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 लेकर के कर रही थी, तो यानी कि इसमें बीच में बहुत सारे पॉइंट्स थे, है कि नहीं है। लाइन बेसिकली क्या होती है कि जब बहुत सारे पॉइंट एक जब जो होते हैं एक स्ट्रेट उसमें आ जाए, कोलिनियर हो जाए, जब सारे के सारे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ कोलिनियर हो जाएं तो वो मिलकर के एक लाइन बना देती है। जैसे कि ये जो लाइन है ये सिंपल एक लाइन नहीं है, इसके अंदर लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं। जैसे 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट एक साथ मिला दूँ तो ये अपने आप एक लाइन बन जाती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब जो भी पॉइंट आएगा, जैसे ये वाला पॉइंट इस लाइन पे ही आता है यानी ये इसका सोल्यूशन है। ये पॉइंट इस वाली लाइन पर आया, इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला पॉइंट है तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। मैं कहूँ यहाँ पर कोई पॉइंट है वो, तो वो भी इसका सोल्यूशन होगा। मैं कहूँ यहाँ पर कोई पॉइंट है ये, तो ये भी इसका सोल्यूशन होगा। इट मीन्स क्या कहना चाह रही हूँ मैं कि एवरी सोल्यूशन, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, क्या कि एवरी सोल्यूशन, मेरे साथ लिखिएगा और बोलिएगा, एवरी सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन is a point on the line representing it। ठीक है कि भी एवरी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, किसी भी इक्वेशन का हर वो सॉल्यूशन जो पॉइंट होगा वो उस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, या मैं ये कह सकती हूँ इसे उल्टा भी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा उल्टा, कि भाई मैं ये कहूँ कि भाई सॉल्यूशन है, देखो मैं बताती हूँ इस पूरे का मतलब बताती हूँ। सॉल्यूशन है तो इसका मतलब कि वो लाइन पर आएगा, है ना, वो पॉइंट जो है वो लाइन पर आएगा। और उल्टा भी कह सकती हूँ मैं, वाइस वर्सा का मतलब तो इसका उल्टा भी, कि भाई अगर पॉइंट लाइन पर आ रहा है इसका मतलब कि वो उसका सॉल्यूशन है। बात समझ आ गई। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन है इसका मतलब कि वो उस लाइन पर पॉइंट जो आएगा वो रिप्रेजेंट होगा। और अगर मैं ये कहूँ कि कोई पॉइंट लाइन पर आ रहा है इसका मतलब कि वो पॉइंट भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये दोनों वाली बातें हमने क्या की, इसमें सीखी है। अच्छा अगर सेटिस्फाई ना करे तो पॉइंट इसमें नहीं आएगा। जैसे देखते हैं, देखो लेट करते हैं, एक्स की वैल्यू आप 2 ले लीजिए, वाई की वैल्यू आप 3 ले लीजिए। ठीक है, मैंने ऐसे वैल्यू रख दी। अब इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, ये थे ना हमारी इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू 2 रखो, ये देखिए मैंने 2 रखी, कह रहा y की वैल्यू 3 रखो, ओके जी हमने 3 रख दी। क्या आया, 2 टू जा 4 प्लस 3 3 जा 9, इन दोनों को ऐड किया जी 13 आ गया। ये तो हमारे 6 के इक्वल कतई नहीं है ना, ये तो 6 के इक्वल नहीं है, यानी LHS जो है हमारा RHS के इक्वल नहीं आया। तो भाई साफ पता चल गया, क्या मैंने पहले भी कहा था कि भाई वो सारे पॉइंट्स x और y की जो सारी की सारी वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वही उसका सॉल्यूशन कहलाती है। लेकिन जो सेटिस्फाई ना करे, LHS और RHS अगर इक्वल ना आए तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन भी नहीं है। तो भाई इसका मतलब है कि भाई 2 और 3 को मैंने इक्वेशन पुट किया तो LHS और RHS आपस में इक्वल नहीं आए, इसका मतलब 2 और 3 इसके सॉल्यूशन नहीं है। इट मींस 2 और 3 जो है इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 6। ठीक है बच्चों, हमें क्या पता चल गया कि भी आप इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अच्छा रिप्रेजेंट करके देखे तो ये तो हमको पता चल गया, LHS और RHS से हमें पता चल गया, देख लिया ऐसे ही, चलो ठीक है। अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूँ तो देखें कि बी पॉइंट इसके ऊपर आता है कि नहीं आता। चलो ये भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ था, क्या पॉइंट था, 2 और 3 था, तो 2 और 3 को इसमें पुट करते हैं। ठीक है,
भाई x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 ये रहा, y की वैल्यू 3 जी ये रहा, तो यानी ऐसे ऐसे चलेंगे यहाँ पर। ये देखो ये पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। मुझे बताओ कि भाई ये जो पॉइंट है क्या इस लाइन पे आ रहा है? कहीं नहीं आया, तो इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन पे नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन भी नहीं है। तो ये वाली जो कंडीशन थी हमारी फुलफिल हो गई, पता चल गई ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने अभी तक एक सिंगल सिंगल लाइन का पता चल गया था। अब बारी आती है पेयर की, मैं पेयर की बात कर रही थी। पेयर का मतलब था कि दो इक्वेशन है, मतलब ये कि मेरे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक हो गई इक्वेशन ये। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गई। अब ये आप कहोगे कि मैडम इन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों सेम तो हैं। जी हाँ बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। लेकिन ये नंबर जो है A1 A2 ये B और ये C ये थोड़े से डिफरेंट है। वेरीफाई जो वेरिएबल है हमारा वो सेम रहेगा, बस ए और बी की वैल्यू चेंज होगी। तो अब क्या करें इसका, तो भाई इन सब के अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो भाई देखो इससे भी मुझे क्या मिलेगी, अगर देखो जैसे मेरे पास ये इक्वेशन थी, इससे मैंने क्या मिली, लाइन मिली। इसका मतलब भाई इससे भी मुझे क्या मिलेगी, लाइन मिलेगी। इससे भी मुझे मिलेगी क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी। तो यानी कि इस पे भी ग्राफ बना सकता है, इससे भी ग्राफ बनाया जा सकता है। अगर मैं दोनों का इकट्ठा ग्राफ बनाऊं, इकट्ठा एक साथ, तो क्या होगा, उन लाइंस का आपस में कैसा रिलेशनशिप होगा वो मैं आपको इसमें समझाऊंगी। ठीक है, तो लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं। इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक टेबल लेते हैं और टेबल से सीखते हैं। ठीक है, आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और अच्छे से टेबल बनाइए, साफ सुथरी, बिल्कुल साफ सुथरी टेबल बनाइए बच्चों। ठीक है, ये एनालाइजिंग टेबल है। आप इसे एनालाइज करें, आप मेरे साथ साथ बनाइए। तीन कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी लाइंस। तो लाइंस कैसे कैसे हो सकती हैं, यहाँ पे ये बेसिस है। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वेशन वगैरह बताऊंगी, ये सारा का सारा हमारा काम आएगा। लाइंस हमारी हो सकती हैं भाई या तो इंटरसेक्टिंग, ठीक है, या फिर पैरेलल, या फिर एक के ऊपर एक, ऐसे है ना, एक के ऊपर एक दूसरी भी आ सकती है। तो ये हो गए मेरे इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसके बाद मेरा पैरेलल लाइंस, और इसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस। अब क्या है इनका और इनका क्या कनेक्शन है, तो बच्चों मैं बताती हूँ। कंडीशन साथ साथ बनाते रहिएगा। अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होता B1 अपॉन B2 के,
तो आपकी इन दोनों लाइंस का जब आप ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। अभी हम क्यों बता रहे हैं, देखो बच्चों सीधी सी बात है, अगर आप इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, बना दिया, फिर आप इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे, प्लॉट करेंगे, मतलब कि है ना, फिर एक बना दिया, और देन आप देखेंगे कि वो लाइंस कैसी जा रही हैं, या तो इंटरसेक्ट करेगी, या फिर वो पैरेलल होगी, या फिर वो कोइंसिडेंट होगी, है ना। तो अब इन तीनों में से कैसे होगी, क्या हम ये बिना ग्राफ बनाए बता सकते हैं, तो हाँ हम बता सकते हैं। तो इसको बताने का तरीका होता है, तो इसका तरीका जो है वो इसी कंडीशन में छुपा हुआ है। कंडीशन क्या है कि अगर भाई पहला वाला कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो इसका मतलब कि लाइंस कैसे होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। भाई एग्जांपल बताओ, हमें ऐसे समझ में नहीं आता जी, अभी बताते हैं, एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेते हैं, एक इक्वेशन में ये ले लेती हूँ 2x + 3y = 6, एक इक्वेशन ये ले ली, ओके। दूसरी इक्वेशन ले लो 4x + 9y = 7। अब मुझे बताओ ये दोनों ए हैं, a1 a2, ये b1 b2, ये c1 c2। तो मुझे बताओ कि 2/4 और 3/9 ये कट के कितना आया, 1/2 आया, ये कट के कितना आया 1/2, ये कट के कितना आया 1/3 आया। तो क्या 1/2 और 1/3 आपस में इक्वल हो सकते हैं, जी कतई नहीं हो सकते, है ना जी। 1/2 और 1/3 आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि 2/4 और 3/9 आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर देखते पता चल जाए कि भाई आपस में इनका रेशियो इक्वल नहीं है, इसका मतलब उनका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा। ओके जी, इतनी अच्छी बात हमें आज पता चली जी। हाँ, अब सेकंड वाली बात पढ़ते हैं, इसकी क्या कंडीशन है जानना चाहते हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए। तो भाई सुनो, अगर a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 के, है ना, पर तीसरे वाले के इक्वल ना आए तो वो पैरेलल जाएंगी, है ना। कैसे बताते हैं, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। 2x + 3y = 6, मैंने इक्वेशन ले ली। अब क्या करते हैं, दूसरी लेते हैं, पर इसमें ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, यानी इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसको 4x, इसको मैं ले लेती हूँ 6y, और इसको 7 ले लिया। अब देखो 2/4, 3/6 और 6/7, ये कट के कितना आ गया 1/2, ये कट के कितना आ गया 1/2, पर ये आपस में कट के 1/2 तो नहीं आ रहा। तो यानी कि हम ये दोनों इक्वल कह सकते हैं, पर ये आपस में इक्वल नहीं कह सकते। तो ऐसे में अगर आप इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे तो वो आपस में पैरेलल से ले जाएंगे, ठीक है। अब तीसरे वाला, ये तो और भी आसान है, सबसे ज़्यादा आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। a1/a2 इक्वल होगा 1/b1/b2 और इक्वल होगा 1/c1/c2, ठीक है। अगर इन तीनों का रेशियो अगर आपस में इक्वल आ जाए, सब कुछ इक्वल है, हर चीज इक्वल है, हर पॉइंट, हर घड़ी, हर क्षण आपस में साथ साथ है, सब कुछ इक्वल रहा है, तो जी एक ही पॉइंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भैया यहाँ पे पापा हैं, ये पैर चलते गए ऐसे 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 चलाते जा रहे हैं, ठीक है, और बेटा भी इन्हीं पर पैर रख के पहुंच जाए, तो यानी कि सब उन्होंने क्या किया, एक ही पद चिन्ह तो बनाए हैं, सब कुछ इन्हीं पे पैर रखते हुए जा रहे थे, है ना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, जैसे आपने अगर ये रास्ता बनाया और मैं भी इसी रास्ते में चलूंगी तो ये सेम क्या होगा, वही कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो सेम ऐसे क्या होता है कि सब कुछ अगर इक्वल है, सब कुछ एक जैसा है, तो हम क्या करेंगे, एक ही लाइन दूसरी लाइन के ऊपर में आ जाएगी। अब इसका देखो, इसका एग्जाम्पल भी देखना चाहेंगे, बिल्कुल 2x + 3y = 6। दूसरी इक्वेशन 4x + 6y = 12। देखिए तो जरा 2/4, 3/6, 6/12, क्या दिक्कत हुई भाई, ये भी कट के 1/2 आएगा, ये भी कट कर 1/2 आएगा, और ये भी कट कर 1/2 आएगा। तो 1/2 1/2 1/2 सारे आपस में इक्वल हो गए, तो यानी कि क्या हो गया, ये लाइंस आपस में कोइंसिडेंट होगी, यानी एक के ऊपर एक दूसरी लाइन आ जाएगी। ओके मैडम, हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा है। एक बात हमें समझ में नहीं आई, क्या बच्चों, वो ये कि मैडम अगर यहाँ पर a1 अपॉन में
ये दोनों आपस में इक्वल ना आए तो वो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। फिर आप कहोगे मैडम अगर ये दोनों आए आपस में इक्वल नहीं आए, तीसरे वाले के इक्वल तो आ रहे हैं लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, तो भाई जब ये आपस में इक्वेशन नहीं सोल्व हो रही तो यहीं पे आ जाएंगी। बात समझ में आ रही है? अगर आप ये कहोगे कि मैडम क्या होगा अगर अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और ये इक्वल है अपन से c1 अपॉन c2 के, तो ये वाली इक्वेशन तो इसके अंदर कहीं पे भी है ही नहीं। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि पहले आप a1 और b1, ये जो a2 और b2 है ना, ये वाली जो है ना, आप इनको देखो पहले। अगर ये आपस में इक्वल नहीं आई तो सीधी बात, आगे हम चेक ही नहीं करें, वहीं पे बात खत्म, क्रॉस लाइन बनेगी सीधी। अगर इक्वल आ जाते हैं, अगर ये इक्वल आते हैं तो तीसरे वाला चेक करो भाई, अगर वो इक्वल नहीं आया तो पैरेलल बनेगी, अगर इक्वल आ गया तो कॉन्सिडेंट बनेगी। कितना सिंपल था, बहुत सिंपल। ओके, अब बात आती है नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी कॉपी में टेबल बनाइएगा, बिल्कुल साफ सुथरी, ठीक है। अगर आप स्कूल जाते हैं तो आपके फ्रंट पेज में भी काम आ सकता है ये, मतलब चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। अब आता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे पता चलेगी? भाई मुझे ये बताओ कि ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं? जी हाँ कर रही है, साफ दिख रहा है। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? जी एक पॉइंट पे कर रही है। तो भाई एक पॉइंट पे कर रही है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन, और कोई चारा नहीं है, सिर्फ एक। ओके, क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे काट रहा है। दूसरे वाला, क्या ये आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं? कहीं पर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कोई कॉमन पॉइंट है? जी नहीं, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर ये कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसमें, तो इसका मतलब क्या ये कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। भाई जब ये आपस में बातचीत ही नहीं करती तो इनमें तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है ना इनका, ये तो बातचीत ही नहीं करते तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। ये एक बार बात करते हैं तो कम से कम एक सॉल्यूशन तो निकलेगा। और ये तो बहुत ही बात नहीं है ना, ये लाइंस ये हर पॉइंट पे एक दूसरे से मिलके चलती हैं, ये बिल्कुल ऐसे चलती हैं, तो इसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, ये आपस में बहुत बात कर सकते हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की मैंने बात की, क्या पता चला कि इसमें एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि एक जगह पे काटता है, इसमें एक जगह पे नहीं काटता, इसका मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। और यहाँ पर हर पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है तो इसलिए ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात की। अब मैं बात करूँ कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी तो देखो बच्चों, सीधी सी बात होती है, ये दो टाइप की होती है, या तो कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट। तो देखो किस किस का सॉल्यूशन है? तो केवल इन दोनों का सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या होंगी? कंसिस्टेंट। ये वाली भी कंसिस्टेंट और ये वाली इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आज हमने इस टेबल के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, अब इसको परफेक्ट तरीके से बनाइएगा। कुछ चीज़ ऐसी होती है ना संभाल के रखने वाली टाइप,
है ना, जो एक बार देखते ही समझ में आ जाए। तो ये आपको एक बार देखते ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए 1/2 1/2, ये तो निकल रहा है 1/2 1/2 1/2, तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। ठीक है, हमने इस चैप्टर को अच्छे से एनालाइज किया है, टेबल को एनालाइज किया है। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं वो आपको बताती हूँ। मेथड्स टू फाइंड solution of pair of linear equation in two variables। कितने मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के? तो बच्चों पहला तो भी ग्राफिकली, है ना, ग्राफ बना करके समझा दो, है ना, कितना आसान है, ग्राफ बनाओ और समझा दो। उसके बाद तो भाई इसके बाद होता है हमारा अलजेब्रिकली, मतलब इसका मतलब होता है कि ग्राफ बनाओ, यानी जिसको ज्योमेट्रिकली भी बोलते हैं। अलजेब्री का मतलब एक्स, उसको सॉल्यूशन करके, है ना, उसको सॉल्व करो। तो भाई अलजेब्रिकली में भी इसके 3 मेथड हो गए। ठीक है, पहला मेथड जो है आपका कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा आपका आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। और जो तीसरा आपके पास है उसे बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि भाई दो इक्वेशन को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं, या तो हम ग्राफ से या अलजेब्रिकली तरीके से, है ना। अब अलजेब्रिकली में भी कितने हो गए? 3 तरीके हो गए, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हमें क्या होता है, ये पेयर है, यानी कि 2 चीज़ें क्यों चाहिए वो बताती हूँ। देखो बच्चों, एक बात ध्यान देने वाली हमेशा सुन लो, ये नोट है, कर लो अच्छे तरीके से याद रखने के लिए कि भाई जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन लाइंस हमें चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो मुझे इक्वेशन भी 2 चाहिए। इसलिए यहाँ पर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला है कि भाई लीनियर इक्वेशन है, यानी पावर 1 1 वाली वेरिएबल्स होंगे और 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, तो उनमें हमें 2 इक्वेशन चाहिए कम से कम। पेयर मतलब कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए हमें। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैं इसमें 3 डाल दूँ, एक्स वाई और जेड, ऐसे मैंने 3 डाल दी वेरिएबल्स, तो इसको सोल्व करने के लिए कम से कम मुझे 3 लाइनें चाहिए। अगर 3 लाइन की इक्वेशन होगी तभी हम उसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आपका एक ऐसा क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज की लास्ट जो है ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें 3 वेरिएबल्स होंगे, तो उनके लिए सोल्व करने के लिए हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, देन वो सोल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो यानी कि बेसिकली इस चैप्टर में हमें पेयर की बात करनी है, तो इसलिए हमें 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में आज के लिए इतना ही, यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम आपको सोल्व करना सिखाएंगे कि ग्राफिकली कैसे सोल्व करते हैं
और अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करते हैं, और देन हम अपने चैप्टर पर आ जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू। मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपने घर पर अपने माता पिता का कहना मानते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। आपके लाइक करने से मुझे हौसला मिलता है, आपके कमेंट से मुझे सजेशंस मिलते हैं, और अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और आपके लिए भी अच्छी बात होगी कि मेरी अगली जो वीडियो होगी उसके नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।